हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू दास एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आइए हम लोग आज क्लास 8 के अंतिम चैप्टर को देखते हैं। और चैप्टर का नाम है कानून और सामाजिक न्याय, यानी कि लॉ एंड सोशल जस्टिस, है ना। तो साथियों, हम लोगों ने इसी तरह से क्लास 6 7 तो खत्म कर दिया और इसी प्रकार से 8 भी हमारा खत्म हो रहा है आज, है ना। और इसके बाद हम लोग क्लास 9th में आएंगे और नाइन्थ में फिर मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते हम लोग डिटेल से बात करते जाएंगे। जहां जितना देने का होगा कंटेंट वहां जरूर देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। ठीक है, चलिए। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे देखिए शुरुआत यहाँ पे किससे होता है कि बाजार में जो है ना, जो बाजार में कमीज के अध्याय को हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा था कि किस तरीके से एक छोटे किसान घर में क्या करते अपने खेत में कॉटन की खेती करते और मार्केट में ले जाके उसे किस रेट में, सस्ते रेट में बेचना पड़ता है। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, ईरोड मार्केट की भी बात किए थे जो तमिलनाडु में है ना। तो किस तरह से ये श्रृंखला एक बाजार की बनी हुई थी कि एक किसान से लेके एक उपभोक्ता तक पहुंच रहा था। इसके बीच में बहुत सारे व्यापारी अलग अलग टाइप के दिखा हम लोग को। जैसे एक किसान दिखे, किसान के बाद फिर एक व्यापारी, दूसरे व्यापारी दिखे, दूसरे के बाद हम लोगों ने क्या किया, देखा कि आगे वो क्या करता है, मतलब गांव से इसको खरीद के ऊन कॉटन को फिर उसका गट्ठर बना के दूसरे व्यापारी को बेचता है। दूसरा व्यापारी बाजार में क्या करता है, उसको ले जाके बुनकर को देता है और बुनकर से कपड़ा तैयार करवाता है और तैयार कपड़े को मार्केट में बेचा जाता है। अब बेचने के लिए यहाँ दो सिस्टम है कि कुछ तो भारत में ही बेचा जाता है और कुछ को भारत से बाहर मतलब अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्री में भेजा जाता है ना। मतलब अमेरिका और यूरोप कंटिनेंट कहिए कि वहां भेजा जाता है, वहां अलग अलग कंट्री में इसका मतलब बिक्री होती है ना, जिससे कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा होता है। ये बातें हम लोगों ने वहां भी कर ली थी, थोड़ा सा यहाँ कर लिया। बातें मेन मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा ये है साथियों, कह रहा बाजारों की श्रृंखला। तो बाजार की श्रृंखला साथियों पता है आपको, इसकी शुरुआत कहां से होती है ना। जो बाजार की श्रृंखला जो शुरू होती है वो किससे होती है, वो किसान से होती है ना। किसान से होके अगले में कौन आएंगे, व्यापारी नंबर 1 आएंगे, है ना। व्यापारी नंबर 1 आएंगे। अब ये व्यापारी क्या करेंगे, यहाँ किसान से खरीदेंगे और खरीद के ये ऊन किसको देते थे, ये यहां से बेचते थे दूसरे व्यापारी को। ये हो गए व्यापारी नंबर 2 ना। और इस तरीके से क्या होता है, ये व्यापारी लेके फिर किसको देते थे, बुनकर को देते थे। जो बुनकर क्या करते थे, कपड़ा तैयार करते थे, है ना। या फिर आप देखते कुछ ऐसे व्यापारी है इसमें से जो छोटे मोटे फैक्ट्री में दर्जी को रखते हैं, जो सिलाई के काम करते हैं, है ना। सिलाई वगैरह जो वहां से क्या होता है, सिलाई के लिए किसको बुलाते हैं, तो कह सकते हैं लेबर को यहाँ पे, या इसको हम श्रमिक कह सकते हैं, है ना। श्रमिक के सहायता से सिलाई और कटाई करके कपड़े को तैयार करते हैं। बाकी कुछ व्यापारी क्या करते हैं, बुनकर को देते हैं। और ये बुनकर क्या करते हैं, फिर से ये कपड़ा किसको लौटाते हैं, तो फिर से ये कपड़ा लौटा देते हैं किसको, इस व्यापारी को। अब ये व्यापारी क्या करते थे, कुछ को अपने देश में बेचते हैं, है ना। ये देश के अलग अलग कोनों में इसको सेल करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, अमेरिका और यूरोप जैसे महादेश बोलिए, कंटिनेंट बोलिए, वहां भेजते हैं। अमेरिका और यूरोप। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका क्या है, अमेरिका में 2 कंटिनेंट है, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका है। यूरोप में आप देखिएगा तो बहुत सारे कंट्री आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस तरह से क्या होता है कि ये बाजारों की श्रृंखला है। अब देखिए, मार्केट में गया, देश के अन्य बाजार में जाएगा ये कपड़ा, और बाजार से खरीदेगा कौन, हम आप जैसे आदमी। अब ये पहुंचेगा किसके पास, उपभोक्ता के पास, है ना। ये अब जाके पहुंचेगा उपभोक्ता के पास, आदमी के पास, है ना। तो इस तरीके से ये बाजार की एक श्रृंखला है साथियों। ये चलते चलते ये क्या होता है, कुछ कपड़े बुनकर के पास जाते हैं, कुछ छोटे मोटे जो
यहाँ पे मतलब फैक्ट्री लगाए रहते हैं, मतलब उद्यम, ये कह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं यार, अरे दिमाग से उतर रहा है। जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, जो छोटे मोटे उद्योग नहीं लगाते हैं, छोटे मोटे उद्योग लगा के वहां सिलाई वगैरह का काम करते हैं, और बुनकर जो बना के कपड़ा देते हैं वो भी कपड़ा यहाँ पे पहुंचता है, और यहाँ फिर इसकी सिलाई होती है। फिर जैसे मान लीजिए कपड़ा जो बन के आता तो वो बड़े बड़े आते हैं, उस कपड़े में से अब फ्रॉक तैयार करना है, या लहंगा तैयार करना है, या शर्ट तैयार करना, पैंट कुर्ता जो भी तैयार करना है, वो कटाई की काम, सिलाई कटाई की काम अलग फैक्ट्रियों में होती है। फिर ये कपड़ा यहाँ से पैक होता है, और फिर ये जाता है अलग अलग अपने देश के अलग अलग मार्केट में भी जाता है, और अलग अलग विदेशों में भी ये कपड़े को यहाँ से सेल किया जाता है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ जब हम पढ़ाए थे तो एक बात आपको बताए थे कि होता क्या है कि यहाँ पे क्या कि लोगों को जो है ना काम यहाँ परमानेंट नहीं मिलता है, काम परमानेंट फैक्ट्री के कुछ ही लोगों को मिलता है, लेकिन जो ये सिलाई का काम करते या कढ़ाई का काम करते थे उसको क्या होता था, काम यहाँ पे मतलब रेगुलर नहीं मिलता था। जब क्या होता था, इस कंपनी को डिमांड आता था बहुत ज्यादा, तो उस समय में ये क्या करते थे, लोगों को रख लेते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। जब इसका डिमांड कम हो जाता था तो फिर ये कुछ लोगों को उसमें से निकाल देते थे, मतलब ये लोगों की नौकरी क्या होती थी साथियों, अस्थाई नहीं होती थी। क्लियर है? तो ये कहानी था ओवरऑल किसका, बाजारों की श्रृंखला का, जो हम लोगों ने वहां भी देखा था कि किस तरह से एक किसान से निकलकर, और ये बीच में देखिए इससे ये खरीदा तो ये क्रय किया, और ये विक्रय, ये क्रय विक्रय के रास्ते से वो लौट के फिर से कहां तक पहुंच जाता है, एक उपभोक्ता तक पहुंचता है, और अलग अलग देश के भी यहाँ भी पहुंचता है, तो ये भी किसी एक उपभोक्ता के हाथ में जाता है बाजारों के सहायता से। क्लियर है? अब आइए हम कहते हैं इस श्रृंखला में देखिए क्या होता है कि छोटा किसान और मजदूरों का शोषण होता है। याद करिए हमने बताया था कि जिस तरह से छोटे मोटे किसान क्या करते हैं, इसको करने के लिए मान लीजिए खेती करने के लिए कर्ज लेते हैं, है ना, और कर्ज जो मिलता है इसे हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये उच्च ब्याज दर पर इसे पैसा मिलता है। क्या इसे उच्च ब्याज दर पे क्या होता है, पैसा मिलता है, और इस पैसा का यूज फिर ये क्या करते हैं, खेती करने में करते हैं, और फिर आपको फिर इसको उस टाइम में एक करार किया जाता है उनसे कि अगर ये जो बात करें जितना इससे पैसा लिया जाता है, या सॉरी कर्ज लिया जाता है कीटनाशक बीज और खाद के लिए, वो एक, और वो क्या होता है, काफी ऊंच रेट का ब्याज होता है, हाई रेट का वो इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन इस पे एक साथ एक बात और इससे की जाती है कि अगर इसे बेचना भी होगा ना, वो लाके किसे बेचेगा, इसी को बेचेगा, है ना, जिस व्यापारी से ये पैसा लिया गया था कर्ज, उसी को बेचना है। अब इसकी मनमानी यहाँ ये होती है कि ये अपने हिसाब से यहाँ फिक्स करता है कि पैसा देना कितना है ना, ये डिपेंड करता है इस पे कि कितने रुपये क्विंटल खरीदना। जैसे आपने देखा था कि 1500 रुपये क्विंटल जो उससे खरीद लिया था कॉटन, है ना, लेकिन उन्होंने बात भी रखने का कोशिश किया था, तो वहां क्या बोला था कि आप बगल में पता कराइए, आपको यही रेट मिलेगा, जो कि उसको उम्मीद था कि इस बार अच्छा रेट जाएगा, लेकिन रेट नहीं गया था। तो इसमें क्या होता है, छोटे किसानों का शोषण हो जाता है, और मजदूरों का भी शोषण होता है। आपने देखा कि जिस तरीके से हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें जब देखे थे कुछ मजदूर जाके धान के खेत में काम करते, तो उसको साल भर काम तो मिलता नहीं है। धान की रोपाई खत्म हुई तो धान के निराई के लिए उसको बुलाया जाता है, फिर एक बार कटाई के लिए बुलाया जाता है, लेकिन बीच बीच में जो ये गैप है तो ये बना रहता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है साथियों कि जब ये धान का खेती का सीजन खत्म होता है तो उसका काम भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, मजदूरों का शोषण होता है ना। अब इसी तरह आएंगे तो कानून सरकार द्वारा, देखिए अब क्या होता है कि इस पे सरकार कभी कभी क्या करते हैं, कुछ कानून लगाकर इस पे क्या करते हैं, इस चीज को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं जो मजदूरों की हो रही शोषण है। जैसे कि इससे क्या होगा, अगर कुछ वैसे कानून बनाया जाएगा जिसमें ये लोग को क्या होगा, शोषण से मुक्ति मिलेगा, और जब शोषण से मुक्ति मिलेगा तो जिसके कारण वो क्या होगा, वो समाज में भी क्या होंगे, आगे आएंगे, है ना, मुख्य धारा की ओर बढ़ेंगे, है ना, या हम ये कह सकते हैं कि आगे आएंगे या मुख्य धारा में जुटेंगे। आज भी इसी कारण से क्या है, बहुत लोग जो पिछड़े हुए हैं, इसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि उसका क्या होता है, शोषण होता है। तो इस पे सरकार की मेन भूमिका होती है कि सरकार इस पे क्या करे, कानून बनाए, और इन लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का कोशिश करे, है ना। इसीलिए हमारा संविधान निर्माता जो है, चलिए इसको मिटाएं, ये बातें समझ में आ गई।
चलिए इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा कहानी। देखिए, इसीलिए जो हमारे भारत के संविधान निर्माता है, जो हमारे देश के संविधान निर्माता है, उन्होंने भी इस चीज को देख रखा था कि किस तरीके से कि लोगों के साथ आर्थिक शोषण हो रहा, सामाजिक शोषण हो रहा है। ये सबको देखते हुए उन्होंने क्या किया कि इसमें बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जो सभी के हित में क्या हो, ऐसे ऐसे कानून बनाए जो कानून सबके हित में हो, है ना। चाहे वो अमीरी हो, गरीबी हो, और या ऊंच नीच की भावना हो, सबके लिए ये क्या होता है, समान होता है ना। चलिए उसके बाद देखिए एक आपका आर्टिकल है क्या, कि आर्टिकल 23 और 24। चलिए हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अगर आर्टिकल 23 की बात करें ना साथियों, तो आर्टिकल 23 आपको कहता है, यह हमारा मौलिक अधिकार का पार्ट है, और इसमें दिया हुआ है कि ये कहता है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, बलात् श्रम निषेध, है ना। इसका मतलब है कि ये जो मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम है, इसका मतलब समझाते, जैसे हो गया मानव तस्करी, है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो गया आपका, मानव तस्करी। उसके बाद आप देखेंगे तो वैश्यावृत्ति, है ना। ये सब किसके अंतर्गत आता है साथियों, तो ये आर्टिकल किसके तरह आता है, 23 के अंतर्गत आता है। फिर बलात् श्रम का अर्थ होता है साथियों, किसी से क्या करना, जबरन काम करवाना। अगर हम बात करें तो क्या कहता है, जबरन किसी से क्या करवाना, जबरन काम करवाना, है ना, जबरन काम करवाना, या काम के बदले पैसा नहीं देना। ये सब क्या है आपका आर्टिकल 23 का पार्ट है ना। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध, अर्थात कि मानव का तस्करी करना, वेश्यावृत्ति करवाना, ये सब क्या है, ये निषेध है। मतलब कि ये क्या है, मतलब ये अपराध है ना। इसे अपराध के तहत रखा गया, मतलब इसमें मौलिक अधिकार के आर्टिकल 23 के तहत इसे स्वतंत्रता दी गई है इस चीज से कि आप किसी के साथ ये जबरदस्ती नहीं करवा सकते, अगर करवाते हैं तो ये अपराध है ना, कानून के नजर में। उसके बाद आप देखेंगे साथियों, तो अभी अगर हम बात करें आर्टिकल 24 का, तो आर्टिकल 24 भी क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। यह आर्टिकल 24 क्या कहता है देख लेते हैं, है ना। आर्टिकल 24 कहता है कि क्या, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ, है ना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बच्चों से, चलिए यहाँ कलर चेंज कर देते हैं, बच्चों से कहाँ कहाँ, किसी खदान में, खदान में, उसके बाद कोई खनन कंपनी में, खनन कंपनी में, या फिर पटाखे जैसे जो छोटे मोटे जो ये काम होते हैं, पटाखे की फैक्ट्री में। देखिए
आर्टिकल 24 कहता है कि आप किसी भी बच्चे से जिसका उम्र 14 वर्ष से कम है, वैसे बच्चे से कोई खतरनाक काम आप नहीं करवाएंगे। जैसे क्या क्या है कि किसी बच्चे को खदान में यानी या फिर कोल माइंस में या खनन कंपनी में आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते उससे, या पटाखा जैसे जो ये हानिकारक रसायनों के फैक्ट्री में आप इससे काम नहीं करवा सकते। ये क्या है, निषेध है। अर्थात इससे क्या होगा, आर्टिकल 24 में इस बच्चों को मौलिक अधिकार दे रखा है। अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के किसी खतरनाक जगह पे काम करवाना ये क्या है, अपराध है ना। तो ये हमारे समाज में ये न्याय के लिए, समाजों के न्याय के लिए कानून की व्यवस्था हमारे मौलिक अधिकार में किया गया। मतलब संविधान के आर्टिकल 23 और 24 कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध लड़ने का अधिकार आपको है। अब कहिएगा सर लड़ने कहां जाएंगे, तो याद करिए कल हम इससे पहले बताए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32। याद करिए हमने बता रखा है हाई कोर्ट अगर आपको जाना है तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226। अर्थात किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के सहारा लेके कहां पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट में ये दायर कर सकता, अपनी रख सकती है बातों को। और हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 का सहारा लेके हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं इन चीजों के लिए। तो बातें क्लियर हुई, चलिए बढ़े आगे। अब आते हैं अगला टॉपिक पे। देखिए क्या है, आप बातें करेंगे साथियों यहाँ पे कि कम मजदूरी की कीमत, मतलब एक मजदूर की कीमत, अगर हम बात करें एक मजदूर की कीमत की ना, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ना मजदूरी क्या है, बहुत कम है। मजदूर की कीमत क्या है, बहुत कम है। एक्चुअली इसके पीछे मजबूरी क्या है, क्या होना, कम कीमत होने के पीछे कारण क्या क्या है, बेरोजगारी, इसके पीछे कारण क्या है, बेरोजगारी है। अर्थात बेरोजगारी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वह मजदूर आसानी से मिल जाएगा, और मजदूर आसानी से मिलेगा तो यहाँ क्या होगा, कम खर्च में काम हो जाएगा, है ना। इसीलिए मजदूर का रेट क्या है, कम है। अब इससे बेरोजगारी पीछे क्या है, और शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है ना, एक और शिक्षा है ना। और जो पूर्व काल से अगर हम बात करें, पूर्व से हो रहे शोषण, है ना, पूर्व से हो रहे कैसा शोषण, सामाजिक शोषण, सामाजिक शोषण, ये भी इसका क्या है साथियों, एक आधार है। अब बताइए कैसे, कि मान लीजिए जो पिछड़े तबके के आदमी है वो बेचारे क्या है, गरीब है, और गरीब होने के पीछे मेन रीजन क्या है कि सब दिन ने उसके साथ क्या किया, बड़े लोगों ने क्या किया, उनका शोषण किया, उससे काम करवाया, है ना। क्या हुआ, इससे रह गया वो शिक्षा का बढ़ावा मिल गया उसको, मतलब उसके घर में कोई पढ़ नहीं पाया। अब देखिए अगर एक किसान से ही हम शुरुआत करें तो किसान के साथ भी समस्या क्या है कि उतनी उसको अनाज नहीं हो पाता था पहले कि उससे किसान को भी मतलब महाजन को भी भर दे, उसके अलावा जो बचे पैसा से वो साल भर खा सके। तो ये सब क्या है। उसके बाद जो मजदूर होता था, मजदूर अपना उसको इतनी कम पगार दी जाती थी क्योंकि उसके पास क्या था, शिक्षा की कमी थी। अगर वो शिक्षित होते तो अच्छे जगह काम पकड़ते, उसमें एक स्किल डेवलप होता। तो ये सब के कमी से अगर देखा जाए तो बेरोजगारी ही एक ऐसा साधन कारण है जिसके कारण अगर देखें तो यहाँ मजदूर क्या है, कम कीमतों पे अपने भारत में मिल जाता है। अब देखिए यहाँ कम कीमत में मजदूर मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण हमने बता रखा है क्या, बेरोजगारी। बेरोजगारी में शिक्षा बहुत बड़ा रोल अदा करता है ना। और ये अशिक्षा होने के पीछे है कि पूर्व से हो रहे जो सामाजिक शोषण जो प्राचीन काल से चलते आ रहा, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा करता है, इसीलिए पिछड़े रह गए। अब देखिए यही कारण है साथियों कि यहाँ विदेशी कंपनी क्या होता है, भारत में इसका आगमन होता है ना। अगर हम बात करें तो विदेशी कंपनियों का तो यही रीजन है कि यहाँ भारत में आगमन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसे मजदूर सस्ता में मिल जाता है ना। यहाँ सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको मजदूर सस्ता में मिल जाएगा, है ना। मजदूर इसे क्या होगा, सस्ता में मिल जाएगा। अब जब सस्ता में मिल जाएगा, अदर कंट्री में आप जाइएगा
तो अगर हम बात अमेरिका के करें तो बहुत सारे, जैसे देखिए यहाँ पे एप्पल कंपनी अपना फैक्ट्री लगा रखा है ना, यूनिट लगाया है, मतलब पूरे तरीके से नहीं यहाँ पे है, कुछ यूनिट यहाँ पे इंडिया में लगाया है। बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनी जो बाहर से आया है ना, और इंडिया में, जैसे इसमें हम एक घटना पढ़ाएंगे आप लोग को आगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसके बारे में भी बताए थे, क्योंकि वो भी कंपनी कहाँ की थी, भारत की नहीं थी, भारत से बाहर की थी, मतलब अमेरिका की कंपनी थी, लेकिन वो इंडिया में इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, मजदूर उससे सस्ता में उपलब्ध हो जाता था। और दूसरी बात क्या है साथियों, कि मजदूर के सुरक्षा, देखिए एक ये बेरोजगारी के कारण क्या होता है कि मजदूर के जो है ना सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है उसको, ठीक है। अब ये जो प्रशिक्षण की अवधि था वास्तव में पहले 6 मंथ का होता था, ठीक है, ये कितने दिन का होता था, 6 मंथ का, 6 महीने का, लेकिन उसको घटा के कितना कर दिया, मात्र 15 दिन कर दिया। सोच के देखिए, अगर हम ऐसे करके सोचे, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि कहां अगर देखें तो आप कितने दिन हो गया, 180 दिन का उससे क्या मिलता था, ट्रेनिंग दिया जाता था, है ना, 180 दिन का ट्रेनिंग मिलता था पहले। 180 दिन के ट्रेनिंग के जगह पे आप सोचिए 15 दिन का ट्रेनिंग मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ देखिए घट के 15 दिन बच गया है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये बेरोजगारी जिम्मेदार है ना। अगर यहाँ बेरोजगारी ज्यादा इसलिए मजदूर ज्यादा मिल जा रहा, अगर मान लीजिए ट्रेनिंग नहीं भी दिलवाए, क्या फर्क पड़ता है। आप लोगों ने उस दिन को नहीं भूल सकता है जो दिन कोविड-19 का चल रहा था, जिसमें ढेर सारे मजदूर ने, आपने देखा होगा कि जब रास्ते में वो आ रहे थे तो भूखे मर गए थे, मतलब रास्ते में चलते चलते बहुत सारे ऐसे थे भूखे मर गए थे, बहुत तड़प रहे थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, भोजन के लिए एक वक्त। तो इस तरह से सोचिए कि ये लेबर मजदूर का साथियों कोई नहीं होता है, इन लोग के साथ मजबूरी होता है कि जितना उसको मिला, है ना। अगर वो कहीं काम करने जाता किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, तो उसका सुरक्षा की गारंटी कोई कंपनी नहीं लेती है। अगर यहाँ पे सुरक्षा की गारंटी लेना शुरू कर दे तो बताइए मजदूर के साथ ये समस्या हुआ होगा क्या, जो कोविड-19 में आप लोग को दिखा था कि कैसे मजदूर सब एकदम माथा पे लेके कहीं, मतलब इंडिया के अलग अलग कोने से पैदल आ रहे थे, पैदल कितना जो मरे थे बेचारे, जब वो आ रहे थे उनको पता ही नहीं चला था, और पटरी होके आ रहे थे, और उसी पटरियां से ट्रेनें आ रही थी, तो बहुत सारे उसमें कट गए थे एक साथ, मजबूरियां था उनके साथ में। कितने दिल्ली से यूपी बिहार के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आप देखेंगे यूपी और बिहार से जाता है मजदूर, और वहां लोग ठेला से, साइकिल से, पैदल यात्रा कर करके घर आ रहे थे, ऐसी स्थिति थी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सुरक्षा की गारंटी क्या कंपनी लेती है क्या, नहीं लेती है। इसकी कंपनी जो है ना ये सुरक्षा की गारंटी एकदम नहीं लेती है, मतलब आप आइए काम करिए, बाय बाय टाटा, यहां से हो जाइए, है ना, आप मरे जिए फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी वाले को कोई मतलब नहीं है। इससे एक फायदा और हुआ विदेशी कंपनी को यहाँ पे कि मजदूर सस्ता मिला, और जैसे अदर कंट्री में क्या है, यूएसए वगैरह में जाइए तो उसका क्या होता है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके सुरक्षा की गारंटी होती है, उसके काम कितने देर लेना है वो भी लिखित देना होता है। यहाँ तो खुलेआम चलता है कि 8 घंटा कह के उससे 12 घंटा काम करवाना, है ना, 8 घंटा कह के 12 घंटा करवाना, उस ऊपर से ओवर टाइम भी करवाना। क्या लोगों, अब लोग के साथ समस्या ये है कि भाई पेट का सवाल है, काम कैसे नहीं करेगा, है ना, तो मजबूरियां हो जाता है लोगों के साथ में। तो यही हुआ कि विदेशी कंपनी को भारत आने के पीछे एक और फायदा यही हुआ कि यहाँ पे सस्ता में मजदूर मिला, और ज्यादा से ज्यादा काम, मतलब कि ज्यादा काम कम पैसा, और इसमें कंपनी का मुनाफा जम के हुआ, इसीलिए वो लोग यहाँ पे आए थे, है ना। और वहां देखे कि भारत के अलावा दूसरे जगह क्या थे, कि वहां उन लोग को क्या करना पड़ता था कि सुरक्षा के प्रशिक्षण देना पड़ता था, ट्रेनिंग देना पड़ता था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, है ना, सिर्फ 15 दिन का नॉर्मली ट्रेनिंग दे देता था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वही लोग ये मजदूरी करते हैं जो अशिक्षित होते हैं। क्या अगर व्यक्ति अशिक्षित है तो उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कुछ समझ में आ भी रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा, जो बोला हाँ ना करके निकल गया, तो ये सारे समस्या अपने यहाँ मूल जड़ है समस्याओं का, है ना। अब देखिए हम लोग बात करेंगे साथियों यहाँ पे भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुआ था, ये कंपनी एक्चुअल में अगर हम बात करें, इस कंपनी का नाम क्या था, इस कंपनी का नाम था आपका यूनियन कार्बाइड, यही कंपनी है, सॉरी ये कंपनी है ना। एक्चुअल में हुआ क्या था, ये घटना है आपका 2 दिसंबर के रात का,
है ना, 2 दिसंबर की रात का है। इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको ना ऐसे लिखते हैं, ये 2-3 दिसंबर इसलिए लिखते हैं क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी वो रात के 2 बजे की घटना है। और ऐसा है कि तुरंत हुआ होगा साथियों, कहीं ना कहीं ये रात में शुरू हुआ होगा। यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये गैस का रिसाव हुआ था। और वो गैस कौन था? तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। जिसको हम लोग शॉर्ट में MIC भी कहते हैं, है ना। यही मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था जिसका रिसाव हो गया था यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई गंध नहीं था। और एक्चुअल में ये कंपनी जो है ना, ये कीटनाशक के दवा बना ये कीटनाशक कंपनी था, है ना। ये कीटनाशक की दवाएं बनाती थी, है ना। ये कीटनाशक की दवा बनाती जो जहरीली होती है। यहाँ पे काम करने वाले मजदूर बहुत आसानी से उपलब्ध हो गया था इनके लिए। ना कोई सुरक्षा की व्यवस्था थी साथियों, ना कोई इनके लिए यहाँ पे मतलब कोई रूल रेगुलेशन थे, है ना। क्योंकि यहाँ सस्ता मजदूर मिला। तो ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, ये आ गए कहाँ? अमेरिका से उठ के आ गए इंडिया में, डाल दिए जाके भोपाल में अपना प्लांट, है ना। और यहाँ सस्ता में मजदूर, हमने बता रखा है भारत में विदेशी कंपनियों को आने का मेन रीजन यही है क्या, कि सस्ता मजदूर ज्यादा काम ये मिल जाता है। यही रीजन हुआ। यहाँ पे जो है ना, जो भी काम हो रहा था एकदम अंदाजे चल रहा था, मतलब कि उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। कर रहा जैसे जैसे उसको मतलब उसको क्या कह सकते, उसको सलाह दिया गया कि इस तरह से जैसा गाइडलाइन किया गया वैसा वो लोग काम कर रहा था। उनको ये भी पता नहीं था मजदूरों को कि अगर यहाँ पे इस गैस का रिसाव हो भी जाता है तो मेरा क्या हाल होगा, ये उसे बिल्कुल पता नहीं था, है ना। इसी के मजबूरी में क्या होता है कि ये 2 दिसंबर की रात होती है। उस रात में गैस का रिसाव होता है और होते होते रात अगर 2 बजे की बात करें तो इसका बहुत ज्यादा रिसाव हो जाता है। और इस रिसाव के बाद क्या होता है कि इस रिसाव के कारण क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग मरे थे। और ये कहानी को हम ना बुक में आपको दिखाएंगे, किस तरह से दिल दहल जाएगा देख के वो दिन, आज भी याद करके। ऐसा स्थिति था उस समय में साथियों कि अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अब क्योंकि यहाँ पे कंपनी को सपोर्ट मिलता था, क्योंकि कंपनी यहाँ पैसा बांटती थी सरकारों में भी, और वो बच निकले यहाँ से, है ना। यहाँ क्या हुआ, जब मजदूर मरा था ना, जब पता चला था तो कंपनी वाले यहाँ से भाग खड़ा हुए थे। कोई उसको पूछने वाला तक भी नहीं था, क्योंकि इसमें मरा था भाई गरीब, है ना। कोई अमीर का बच्चा मरता तो देख लेता, वो जो नेता विधायक का बेटा नहीं मरा था, मंत्री का, प्रधानमंत्री का, उसमें मरा था किसी गरीब, है ना। और गरीब को कोई देखने वाला नहीं होता है ना। तो ये स्थितियां थी और यहां से आसानी से निकल के भाग गए थे। यही सेम कंपनी का एक और प्लांट था जो पता है कहां था, ये वर्जीनिया शहर में था, है ना। बताते हैं आपको, ये वर्जीनिया शहर में इसी कंपनी का एक और प्लांट था साथियों। जो कंपनी इसका प्लांट था, एक और प्लांट, एक और प्लांट जो था इस कंपनी का साथियों, ये था आपको पश्चिमी वर्जीनिया शहर में। ये वर्जीनिया शहर में था। अच्छा, ये वर्जीनिया शहर है कहाँ? तो अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। ये वर्जीनिया शहर की एक यहाँ पे भी था इसका प्लांट। लेकिन 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 यहाँ का जो सिस्टम था ना, अपने भारत से बिल्कुल अलग था। अब बोलेगा कैसे, तो वहां पे जो है ना एकदम कंप्यूटरीकृत
अगर हम बात करें वहां पे तो इस तरह से कह सकते हैं कि वहां पे कंप्यूटरीकृत सूचना का सिस्टम लगा हुआ था। मतलब अगर कहीं थोड़ा सा रिसाव भी हुआ, चेतावनी का सिस्टम, मतलब कि यहाँ पे सूचना या चेतावनी देने के लिए लगा हुआ था कि अगर थोड़ा भी समस्या आई तो यहाँ पे क्या होगा, तुरंत इसका फायर अलार्म बज जाएगा और लोग को पता चल जाएगा। और उसके बाद भी यहाँ भगदड़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंपनी की जिम्मेदारी थी। यहाँ पे एक कंपनी को और जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई थी कि यहाँ काम करने वाले मजदूर जो है, यहाँ के मजदूर को क्या करना, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना, ये कंपनी की जिम्मेदारी थी। कंपनी को ये जिम्मेदारी मिली हुई थी कि वो किसी भी व्यक्ति को यहाँ क्या हो सके, सुरक्षित स्थान तक ले जाना, ये कंपनी की जिम्मेदारी हुआ करती थी। ये सिस्टम था। लेकिन यहाँ क्या थी, यहाँ की शासन प्रशासन टाइट थे, इसीलिए इतने इसको मिलता था, है ना, व्यवस्था दी जाती थी। लेकिन अपने भारत में सबको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। अगर कोई कंपनी देखिएगा आपके आसपास में कहीं प्लांट लगाना चाह रहा हो तो वहां के विधायक को पैसा कमीशन चाहिए, वहां के मंत्री को चाहिए, जहां तक कि वहां के आसपास के मुखिया को भी कमीशन चाहिए। ये स्थिति है हमारे भारत का। और इसीलिए आप देखेंगे कुछ कुछ स्टेट में आज भी प्लांट नहीं लगने के पीछे, मतलब कंपनी को नहीं आना चाहती है, क्योंकि उसका कमीशन रेट ही है होता है, सरकार के हर मंत्री को भी पैसा चाहिए होता है। ये स्थिति थी और यही हाल हुआ था कि ये कंपनी यहाँ से भाग निकली थी। वो एक काली रात थी साथियों, 3 दिसंबर 1900, मतलब 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात जो थी, वो भयंकर काली रात कहा जा सकता है कि ये विश्व का ना सबसे दिल दहलाने देने वाली और सबसे बड़ी घटना है। विश्व का सबसे बड़ा घटना हुआ था जहां पे हजारों की संख्या में लोग मरे थे, है ना। विश्व की सबसे बड़ी घटना थी ये साथियों, विश्व की सबसे बड़ी घटना। कौन सा, ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, ये सबसे बड़ी घटना थी और ये दिल दहला देने वाली थी कि हजारों की संख्या में लोग की लाशें पड़ी हुई थी भेड़ बकरी की तरह, ये हाल था यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए हम आते हैं थोड़ा सा अहमदाबाद के मिल मजदूर के बारे में चर्चा करते हैं। ये अहमदाबाद में हुआ क्या था एक्चुअली में, है ना। वहां पे क्या होता है, एक न्यूनतम मजदूरी का कानून लगे वहां पे पास किया जाए। जैसे कि देखिए हर जगह क्या है, मजदूर को रखा जाता है काम करवाने के लिए। तो वहां क्या रखा था, एक न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन कह लीजिए ना, मेहनती वेतन, मेहनतनाता, मेहनताना वेतन सिस्टम लाया था सरकारों ने। ये नियम क्या था बताते हैं। इस नियम में क्या होता था, जितना इसको पैसा फिक्स किया जाता था देने के लिए मंथली, उसमें से कुछ पैसा इसमें से काट लिया जाता था और उस पैसा को रखा जाता था इसके सुरक्षा के लिए, है ना। इसके सुरक्षा के ख्याल में कंपनी या कंपनी वाले जो है यहाँ कुछ पैसा को ये क्या करते थे, रख लेते थे। और रख के ये क्या करते थे कि इसके जो सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी ये लेती थी, है ना। तो इससे क्या हुआ, अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ कि कह रहा इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों का संचालन हो रहा था। मतलब ये एक तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि ये संचालन हो रहा था और यहाँ पे किसी का शोषण नहीं हो रहा था। यहाँ पे साथियों किसी का शोषण नहीं हो रहा था। है ना, ये सिस्टम थी कि इसमें तीनों अपने संतुलित अवस्था में काम कर रहे थे, जिसमें मजदूर भी थे, उपभोक्ता जो हमारे तक पहुंच रहा है, हम आप उपभोक्ता हुए, जो काम कर रहे हो मजदूर हुए, लेकिन बीच में एक मैन्युफैक्चरर कंपनी होता था जो तैयार करता था, है ना। तो बीच में ये हुए, तो इस तरह से क्या होता था कि ये तीनों के बीच में एक संतुलन बना हुआ रहता था। इसमें किसी भी आदमी का इसमें शोषण नहीं होता था इस कानून के आने से, है ना। अब देखिए होता क्या है वहां पे अहमदाबाद मिल, वहां मजदूर क्या जो हुआ था कि जो 1980 और 90 का दशक होता है ना साथियों, 1980 और अगर 90 की हम दशक की बात करें, 1990 की दशक की बात करें, तो इस समय क्या होता है, कंपनी को
वहां पे बिजली से चलने वाली क्या होती है, करघा आ जाते हैं, हथकरघा। पहले हाथ से चलने वाली करघा होते थे, है ना। तो इससे क्या हुआ कि अगर ये बिजली से चलने वाली का हथकरघा आएगा तो क्या होगा, मजदूर कम होगा कि नहीं होगा, मजदूर का कम होना, है ना। ये हथकरघा आने से क्या हुआ कि मजदूर कम होने लगे, है ना। अब देखिए मजदूर अगर कम होने लगे तो एक समस्या यहाँ पे और उठ के आती है कि यहाँ अब छोटी छोटी कम मतलब लोग जो कुटीर उद्योग लगाना कहते हैं, तो इस तरीके से होने लगा, है ना, कि 4 से 6 बिजली से चलने वाली करघों को क्या करते थे, एक छोटी छोटी यूनिट लगा लेती थी, है ना, और उसका मालिक वो खुद ही बन लेते थे, है ना। मतलब मालिक भी अपना, मान लीजिए क्या, क्योंकि अपने हाथ से तो चलाना नहीं है, चलाना किससे, बिजली से। बिजली से चलाने के लिए मान लीजिए घर में 4 गो लगा लिया, है ना, 4 गो रख दिया और उससे अपना उससे काम कर रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब यहाँ से करघों की क्या हो गई, स्पर्धा बढ़ गई, मार्केट में क्या हो गई, ये स्पर्धा बढ़ गई। और इससे क्या हुआ कि जो हथकरघा था ना, इनकी कार्य स्थितियां क्या होती चली गई, बहुत खराब होती चली गई। मजबूरन क्या हुआ कि अब जो है लोग किसी के यहाँ जाके काम नहीं करता, वो कुछ पैसा लगा के खुद के लिए खरीद के लाता है और 3 4 5 6 ला के और अपना एक यूनिट बना लेता है, और यूनिट के द्वारा वो क्या करता है, अपना काम को संचालित करता है ना। अब जो ये अहमदाबाद मिल मजदूर, मतलब जो मिल में काम करने वाले लोग थे, उसके लिए क्या था एक्चुअली में कि सरकार द्वारा क्या किया गया था कि न्यूनतम मेहनताना प्रावधान किया गया था, जो हमने अभी बताया था। किसके लिए, ये सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया गया था, ताकि अगर उसको कोई तरह की दिक्कत हो तो उसकी सुरक्षा के लिए कौन खड़ा रहेंगे, वो कंपनी का काम है ना। जिस कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी की जिम्मेदारी है कि जितने मजदूर उसके यहाँ काम कर रहे हैं उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना। फिर कह रहा निजी कंपनी और ठेकेदारों द्वारा ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश। अक्सर आप देखते होंगे साथियों कि होता क्या है कि जब कहीं पे अगर कोई निजी कंपनी आ जाए, देखिए सरकारी काम है तो बेहतर है, लेकिन अगर निजी कंपनी आ जाए तो निजी कंपनी चाहेगा क्या कि हम क्या करें उससे, है ना, ज्यादा कम कम कीमत कम मजदूरी ज्यादा काम, ये सिस्टम लेके आएगा, है ना। क्या कि कम मजदूरी देना है और ज्यादा काम कराना है, क्योंकि कंपनी को भी बचत चाहिए और इसके साथ काम करने वाले जो ठेकेदार है, ठेकेदार को भी बचत चाहिए। तो इसके लिए क्या हो गया, सिस्टम आ गया, कम मजदूरी और ज्यादा काम। अब इससे क्या हुआ, जो मजदूर का अपना हक था, जो ये न्यूनतम जो ये वेतन वाला सिस्टम सरकार लेके आई थी, यहाँ पे उसका हक नहीं मिलता है। अगर यही चीज को यहाँ लागू करके देखिए तो यहाँ यहाँ ये चीज लागू नहीं होता है, अर्थात इसे न्यूनतम मजदूरी भी यहाँ नहीं मिल पाती है सही तरीके से। इसका सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। आप काम कर रहे हैं, जैसे मर्जी वैसे करिए, फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ मरे जिए कटे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम यहाँ पे हो जाता है लोगों के साथ में, है ना। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम लोग क्या कि सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन, है ना, कि सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन मतलब इसको किस तरह से लागू करना हो। इसके लिए क्या, पहले देखिए कह रहा है सरकार और निजी कंपनी द्वारा लोगों के हितों की रक्षा करना चाहिए। अगर सुरक्षा कानूनी की बात करें तो चाहे वो ठेकेदार हो या निजी कंपनी हो या फिर सरकारी कंपनी हो, सरकार को क्या करना चाहिए, है ना। यहाँ पे सरकार को क्या करना चाहिए, निजी कंपनी और ठेकेदारों द्वारा जो मजदूर है उस मजदूर की क्या होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। अर्थात इसे, है ना, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, इनको नजरअंदाज, इनकी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सुरक्षा का नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो इसे हितों में, मतलब इनके मजदूरों को हितों में ये नियम और कानून लेके आना चाहिए, जिससे क्या हो सके, कंपनी मतलब सरकार और निजी कंपनी दोनों का ये कर्तव्य है कि उनके यहाँ काम करने वाले मजदूरों के
क्या होना चाहिए, हितों की रक्षा हो, इनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, है ना। और जिसे सरकार हमेशा क्या कर रही थी, नजरअंदाज, जिसे कंपनी वाले भी नजरअंदाज कर रही थी, है ना। कह रहा कानून बनाने और लागू करने वाली कंपनी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सरकार बनाएगी कानून, है ना, सरकार बनाएगी कानून। अब जब कानून लागू करने की बारी आएगा तो उसमें क्या करेगा, ये जो कानून लागू करने वाली संस्था है उसका काम है कि सरकार के द्वारा लगाए गए जो ये सुरक्षा कानून है उसको क्या करना, सही से लागू करना, ताकि ताकि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन न हो, उल्लंघन ना हो। हमने कल पढ़ा रखा था आपको कि आर्टिकल 19 क्या 21 क्या कहता है, ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, आप उसके जीवन नहीं छीन सकते हैं, आपको अधिकार नहीं है इस चीज का। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये कानून बनाने वाली और कानून लागू करने वाली जो ये संस्था है ये क्या करे, सही ढंग से लागू करे, ताकि क्या हो सके कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन ना हो। ठीक है, हम लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी को देखा, है ना, जिसमें क्या हुआ था कि सरकार के अधिकारी ने क्या किया, नजरअंदाज कर दिया और इसका फायदा उठा के कंपनी यहां से 9-2-11 हो गए थे। देखिए सेम घटना हुआ था एक फ्रांस की, हम कहानी बताते हैं, ये घटना है साथियों फ्रांस की, ठीक है, ये घटना है फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी जो आपका पेरिस है, ये पेरिस की है ना, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहां की घटना है। एक्चुअली में यहाँ क्या होता है कि ये जो ट्रेवल एजेंसी है ना, ये क्या करते हैं कि कुछ लोगों को लेके जाते हैं यहाँ का डिज्नीलैंड घुमाने, कहाँ के, पेरिस के डिज्नीलैंड में घुमाने ले जाते हैं, है ना। ये डिज्नीलैंड लेके जाते हैं। अब ये डिज्नीलैंड तो वहां जाके आदमी घूम लेता है, लेकिन मजबूरन ये होता है इसके साथ में कि वहां जब ये घूमने जाता है तो घूमने के बाद क्या होता है कि ये लोग वहां पे आके पेरिस में मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। कंपनी वाले ले गए, घुमाए, घुमा के फिर गाड़ी पे बैठाए, गाड़ी पे बैठा के सीधे इसके अपने डेस्टिनेशन पे लाके रख दिया। अब इसके चक्कर में क्या होता है कि इस ट्रेवल एजेंसी पे क्या होता है कि लोग इस पे इसकी आलोचना करने लगती है ना, आलोचना करने लगती है। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे लोग खरीदारी नहीं कर पाए। अब कंपनी वाले को लगा कि इससे अगर ये आलोचना होगा तो हमारा मार्केटिंग क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना, इससे क्या होगा, उसका मार्केटिंग गिर जाएगी। इस चीज को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया कि जितने भी ट्रेवल मतलब ये लोग गए थे उसके घूमने के लिए, जितने भी वो कस्टमर थे सबको 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया। सोचिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो कस्टमर को ले गए और तुरंत लेके चल आए। जो कस्टमर वहां खरीदारी नहीं कर पाए थे वो सारे लोगों को कितने दिए, आपको 8 लाख रुपये मुआवजा के तौर पे दिए थे। कौन, आपके ये ट्रेवल एजेंसियां। क्लियर है बातें। तो ये ओवरऑल कहानी। इसके लिए क्या हुआ, कंपनी, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ लोगों के अधिकार जो था उसके, अगर मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लोगों के अधिकार से अगर एक तरह से देखिए, यहाँ भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ था। लोग का हक था वहां पे जाके वो घूम सके, अच्छे से जो खरीदना हो खरीदारी कर सके, मतलब उसके स्वतंत्रता को वहां छीना के जबरदस्ती बैठा के फिर लेके चला आया। उसके चलते कंपनी अपने आप को बचाने के लिए प्रत्येक नागरिक को 8-8 लाख रुपए की मुआवजा देती है। देखिए अब यहाँ पे कानून की बात करेंगे। ये देखिए एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब 1984 की कहानी की अगर हम बात करेंगे ना, तो उस समय क्या हुआ था कि अपने देश में ना सुरक्षा से संबंधित क्या था कि कानून बहुत अच्छे नहीं थे, है ना। उस समय में क्या था कि कानून व्यवस्था काफी कमजोर, यानी कि वहां पे उस समय में नदियां
ऊपर से पर्यावरण भी मतलब वहां पे पेड़ पौधे भी अच्छे खासे होते थे, जिसके चलते क्या होता था साथियों कि नियम और कानून का जरूरत पड़ नहीं रहा था। अब इसके चलते क्या हुआ कि जब कंपनियां अपना फैक्ट्री लगाना शुरू करेगा, है ना, जब फैक्ट्री लगाना शुरू करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आसपास के जो नदियां होंगे, है ना, जो आसपास के नदियां होंगे, फिर वहां के जो वायु होंगे वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। जो वायु होगा और नदियां होगा वो क्या होगा, प्रदूषित होगा, जिससे लोगों का स्वास्थ्य क्या होगा, खराब होगा। उस समय सरकार क्या करते थे, उतने ज्यादा ध्यान इस पे पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण सुरक्षा पे नहीं दे रहे थे। क्लियर है। अब बताते हैं कि मैटर कहां से ये देख में आया, आपको बताते हैं। एक मुद्दा हुआ था आपका, एक श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी था, ठीक है। ये आपको मामला समझाते हैं। ये एक 1986 का घटना है। 1984 का जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था उसको तो नजरअंदाज किया ही गया सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। अब आपको बताते हैं क्या पर्यावरण से जुड़े मामले पे क्या होता है कि देखिए, एक तो मामला यहाँ पे आता है 1991 में, उससे पहले एक 1986 में एक मैटर आया था। मैटर था किसका, ये एमसी मेहतावाद था। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो केस था एमसी मेहतावाद बनाम भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, 1986 में आया था। एक्चुअली साथियों ये मामला क्या था कि 1986 में एक कंपनी, दिल्ली में एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था श्री राम फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स केमिकल कंपनी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि दिल्ली में केमिकल का ये फैक्ट्री यहां पे लगा, है ना। अब जहां ये फैक्ट्रियां लगेगी, सोच के देखिए वहां क्या होगा, बताइए वहां क्या हो सकता है। वहां का एयर पॉल्यूशन खराब होगा। वहां जो दिल्ली की यमुना नदी है उसमें इसकी क्या जाएगा, पानी जाएगा। और जब ये पानी जाएगा तो वहां क्या करेगा, बताइए, वहां पे बर्बादी तो करेगा ना, है ना। तो वहां पे क्या हुआ था, एक तो पॉल्यूशन बढ़ ही रहा था वहां पे, लेकिन वहां एक मुद्दा और हुआ था। एक मुद्दा क्या हुआ था कि इस फैक्ट्री में एक ओलियम गैस है, समझे, ओलियम गैस का रिसाव हो गया था, ठीक ना। यहाँ पे जो है ना, इस जो ये आपका श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कंपनी था, इसके यहाँ जो कीटनाशक की दवा या उर्वरक वगैरह बनता था, उसमें क्या हुआ था, एक ओलियम गैस होता, वो ओलियम गैस क्या हुआ था, यहाँ पे ओलियम गैस का रिसाव हो गया। अब जब इसका रिसाव हुआ तो वहां क्या करा, आसपास के पर्यावरण में पॉल्यूशन मतलब ये फैलने लगा, क्योंकि सबको वो दिन याद था 3 दिसंबर 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी, लगा कि फिर से कहीं वैसा रूप ना ले ले। तो इसके खिलाफ में एमसी मेहता ने क्या किया था, 1986 में ये केस, एक मामला दायर करता है सुप्रीम कोर्ट में, एक पीआईएल डालता है, एक पीआईएल को डालता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हम लोग जनहित याचिका हम पढ़ा रखे हैं आपको। ये किससे, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित था ये मामला। आपसे कभी पूछ भी सकता है कि ये पर्यावरण एमसी मेहतावाद किससे संबंधित था, तो याद रखिएगा कि ये किससे था, कि पर्यावरण सुरक्षा से सका मिलावट। यहाँ पे इस फैक्ट्रिया से कोलियम गैस का रिसाव हो रहा है मिलावट, यहाँ के पॉल्यूशन, यहाँ के जो वायु है वो प्रदूषित हो रहे हैं मिलावट, और यहाँ की पानियां भी गंदी हो रही है इससे निकलने वाले अपशिष्टों से मिलावट। ये हमारे जीवन के अधिकार को छीना जा रहा है। बोला है ई कैसे, बोला मिलावट, अगर ये पानी दूषित हो जाएगा, हम पिएंगे बीमार पड़ेंगे,
अगर ये हवा दूषित हो जाएगा, ये सांस लेंगे, उससे बीमारियां होगी मिलावट, और अगर बीमारियां होगा तो आदमी मरेगा। इसका मतलब यहाँ भी क्या है, जीवन जीने के अधिकार को छीना जा रहा है। देखिए ये भी किससे जुड़ा है आपका, ये भी मुद्दा देखिए जाके अटकता है किस पे, आर्टिकल 21A पे जाके अटकता है। ठीक है, हे मिलावट, मेरा आर्टिकल 21 लाइफ टू राइट, जीवन जीने का अधिकार को छीना जा रहा है मिलावट। ये श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल कंपनी ने ये अपने कौन सी गैस का रिसाव करवा दी, इसके यहाँ हो गया है मिलावट, ओलियम गैस का, जो हमारे यहाँ वातावरण में फैल रहा है, जो हम लोग के लिए खतरा है। इसी के बाद क्या होता है कि मामला ये एक नया मोड़ लेता है। ठीक है, ये एमसी मेहतावाद में क्या होता है, एक नया मोड़ लेता है, कहता है कि यहाँ की हवा इतनी गंदी हो रही है मिलावट कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, है ना। और इसके बाद क्या होता है, इसमें एक नया मोड़ लेता है, और नया मोड़ क्या लेता है, क्या पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पास होता है 1986 में, है ना। तो याद रखिए 1984 में उस समय ये एक्ट नहीं था, और जाके फिर क्या होता है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को ये आदेश दिया जाता है, मतलब इसको सख्ती से लेता है सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को, और संसद में फिर एक एक्ट तैयार होता, अधिनियम बनता है। उस अधिनियम का नाम होता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। यहां लिख देते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। इस अधिनियम का काम क्या है साथियों, कि अगर लोगों, अगर वैसा कोई कंपनी या आसपास की कंपनियां वैसे उसके फैक्ट्री से वैसे कुछ प्रदूषण निकल रहे जो आसपास के वायु पर्यावरण को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार आपका आर्टिकल 21 का पार्ट है। और इसी के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा 1986 में। ये क्यों आया था, जब ये एमसी मेहतावाद, मतलब जो एमसी मेहता ने केस किया था, उस केस के बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और ये क्यों किया था केस, क्योंकि यहाँ जो दिल्ली का एक कंपनी है, ये कहाँ की कंपनी थी साथियों, ये दिल्ली की कंपनी थी। ठीक है, कहाँ की थी, दिल्ली की कंपनी थी, जिसका नाम था श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कंपनी, जिसके इस प्लांट से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था साथियों, ये ओलियम गैस का रिसाव हुआ था। तो ओवरऑल ये समझ में आया कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्यों आया। इसका मेन मुद्दा ये है, क्योंकि इससे पहले भी याद था वो वाला, क्योंकि लगा था कि फिर से ऐसा घटना ना हो जाए, जो एक बार देश को दहला चुका है, दिल को दहलाने वाला घटना हो चुका है, फिर से दोबारा ऐसा घटना ना हो जाए। के कारण केस आता है किसका, एमसी मेहदावाद वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट्स इन 1986, और जो एक पूरे मुद्दे को बदल के रख देता है। और उसके बाद एक एक्ट आता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। क्लियर हो गया मुद्दा, चले आगे, चलिए बढ़ते आगे। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि ऐसी घटना हुआ था कि इससे पहले ऐसा देखा नहीं गया था। मजबूरन यही हुआ था कि इसके बाद क्या हुआ कि इस पर्यावरण सुरक्षा को लाके सबसे अगली कतार में लाके एक नंबर में खड़ा कर दिया। अगर पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं एवं अन्य लोगों के बदलाव में सरकार का कदम, है ना, तो सरकार का क्या कदम था हमने बताया, है ना। इसमें सरकार का क्या किए, है ना, जो आपको हमने बताया कि एक अधिनियम लेके आया था, कौन सा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लेके आया 1986 में। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसको किसका पार्ट दिया, इसको भी दिया आर्टिकल 21 का, क्योंकि अगर स्वस्थ पर्यावरण नहीं रहा तो लोग सांस लेंगे साहब मिलावट, सांस में गंदगी आएगी मिलावट, उससे बीमारियां होगी, आदमी की मौत होगा, उसका क्या छीना जा रहा है, जीने का अधिकार, है ना। इसी तरह से साथियों एक केस आया अपने बिहार राज्य में। एक्चुअल में बिहार राज्य में केस आने के पीछे कारण क्या था, कि आपको बता दूं कि दो कंपनी थी, ठीक है, एक थी वेस्ट क्वाइलरीज, वेस्ट क्वाइलरीज
कंपनी। एक दूसरा कंपनी थी टिस्को, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ज्योग्राफी में, है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये क्या करता है, ये दोनों क्या करते हैं, बोकारो में, कहाँ पे, बोकारो में अपना प्लांट डालते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बोकारो में अपना प्लांट डालते हैं। जब ये प्लांट डाले तो यहाँ के जितने भी यहाँ के अवशिष्ट थे साथियों, अब इसके ये दोनों कंपनी की जितने भी अवशिष्ट थे, ये सबका सब चला गया किस नदी में, एक वहां बोकारो नदी भी है साथियों, बोकारो में। ठीक है, ये बोकारो नदी में जा रहा था। ठीक है, अब ये बोकारो नदी में जा रहा था, ये सारे के सारे इसके अवशिष्ट, तो क्या हुआ, वहां के आसपास के जो भूमि थे वो भी दूषित होने लगे, मतलब ये रिस रिस कर अंदर जा रहा है, उस नदी की पानी गंदी हुई, है ना, आसपास के पर्यावरण में क्या हुआ, इस चीज का फैलाव हो गया, है ना। तो इसके बाद ये क्या होता है, 1991 में PIL डाल दिया, है ना। ये भी देखिए डायरेक्ट केस नहीं किया होगा ना, ये भी क्या डाला होगा, PIL, जनहित याचिका, जनता के हित में उठाया गया कदम है ये, है ना। जब ये मामला जाता है, पहले हाई कोर्ट में आता है, और जो बिहार राज्य, पहले उस समय में क्या था, बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, उस समय ये मामला आया था, और क्या हुआ कि इसके मुद्दे को देखते हुए, इस मुद्दे को लेकर उठाया कौन, सुभाष कुमार, और ये क्या किया कि PIL डालता है पटना हाई कोर्ट में, और ये मुद्दा हाई कोर्ट से चला जाता है सुप्रीम कोर्ट तक, है ना। आर्टिकल 32 का सहारा लेते हुए ये पहले तो अब देखिए, ये स्टेट पे केस करने के पीछे मेन रीजन ये था, क्योंकि भाई अगर कोई कंपनी लगा रही है कहीं पे तो उसके लिए स्टेट से परमिशन लेना होता, तो परमिशन तो स्टेट ही दिया था, इसीलिए केस किया था किसको, स्टेट पे। और ये आर्टिकल का 32 का सहारा लेते हुए पहुंच गया कहां पे, आर्टिकल ये 32 का सहारा लिया और चला गया कहां, सुप्रीम कोर्ट। अब कहिएगा सर ये आर्टिकल 32 का क्यों लिया, तब समझाते हैं कि अगर ये पॉल्यूशन आसपास में फैल रहा है या पानी में फैल रहा है, वहां के चापाकल में वो जा रहा है, उससे आदमी क्या होगा, बीमार होगा, बीमार होगा तो आदमी मरेगा, मरेगा तो उसका क्या छीना जा रहा है, बताइए क्या छीना जा रहा है, उसके जीवन जीने के अधिकार छीना जा रहा है। इसका मतलब आर्टिकल 21 का उल्लंघन, अर्थात मौलिक अधिकार का उल्लंघन। और हमारा संविधान कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और आर्टिकल 220 से अर्थात 226 के तहत कहा सकते हैं, हाई कोर्ट में। ये मामला होता है, इसके बाद क्या होता है, इसको भी न्यायालय ने इसको क्या किया, इसको भी आर्टिकल 21 का भाग बना दिया। इस पर जजमेंट देते हुए आर्टिकल बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो आर्टिकल 21 का भाग होगा। बोलेगा कैसे मिला, बोला कि मिला, बात ऐसे है बाबू, देखिए कि अगर जहां प्रदूषण बढ़ेगा और प्रदूषण बढ़ेगा तो वहां के लोग क्या होगा कि बीमार पड़ेंगे तो उनका जीवन छीना जा रहा है। इसका मतलब प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार का पाठ है, आर्टिकल 21 का भाग है, याद रखिए। क्या कि प्रदूषण, यहाँ पे प्रदूषण फैल रहा था और पानी गंदा हो रहा था, तो प्रदूषण मुक्त जल और हवा का अधिकार किसका है, ये भी मौलिक अधिकार है। तो क्लियर हुई बातें, आर्टिकल 21 में क्या क्या आपको हमने पहले भी बता रखा है बहुत का केस, और यहाँ भी आपको हम बता ही रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़े साहब तो कहाँ आएंगे हम लोग, किताबों पे आते हैं, किताबों की दुनिया में देखते हैं क्या क्या है। चलिए, ये रहा मेरे इस पन्ने की सामाजिक न्याय की कहानी। चलिए, देखिए, कानून और सामाजिक न्याय, हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा भी था पिछले अध्याय में, है ना, वही बाजारों की श्रृंखला किस तरह चलते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा। ये आपको दिख रहा है किस तरह से मजदूर जाते हैं काम करने के लिए, है ना, बड़े बड़े शहरों में, है ना। चलिए, कह रहा आइए अब बाजार की एक आम स्थिति को देखते हैं।
ना। कह रहा है कि जिसमें कानून बहुत मायने रखता है ना। मसला मजदूरों की क्या है, मेहनताना है, मतलब उसकी मजदूरी है। कह रहा निजी कंपनी, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते हैं और कई बार तो उनका मेहनताना भी नहीं देते। सोचिए ये हाले है। कह रहा है कि मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नजर में क्या है साथियों, गैर कानूनी है या गलत है। लेकिन मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी कानून बनाया गया है। जो हमने बताया था कि न्यूनतम कानून की व्यवस्था किया गया है कि इतना तो हर हाल में मजदूरी मिलना चाहिए, है ना। कह रहा है इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। कह रहा जिस तरह मजदूरों को उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंध में क्या होता है, तीनों के संबंध को इस तरह से संचालित किया जाता है कि उनमें किसी का भी शोषण नहीं हो पाता है ना। देखिए यही है अहमदाबाद का मिल मजदूर। तो याद करिए हम कहानी बताए थे, देखिए कि ये मिल में देखिए किस तरह से ये बिजली पे चलने वाली लगा हुआ। कह रहा अहमदाबाद मिल में एक कपड़ा मिल में काम करते हुए मजदूर बिजली से चलने वाली कर्गों के साथ बढ़ती स्पर्धा के कारण देखिए क्या होता है 1980-90 में ज्यादातर कपड़ा के मिल क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके थे। क्योंकि अब क्या हो रहा था कि लोग क्या करते थे, 4 से 6 कर्गों की छोटी इकाई लगा लेते थे अपने घर में और उसका मालिक खुद होते थे और ये कपड़े बनाते थे। इससे क्या हुआ, जो बड़े बड़े मिल हुआ करते थे वो बंद होना शुरू हो गया था, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ बातें दी गई है। कह रहा है इसकी जरूरत, कह रहा है न्यूनतम मेहनताना कानून इसमें निश्चित किया गया था कि किसी भी व्यक्ति का मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात कि मतलब उसका जो मिनिमम रेट है वो फिक्स किया गया था, अगर उससे कम रेट नहीं दे सकते। कह रहा इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कह रहा बहुत सारे मजदूरों ने उनके मालिक की मेहनताना, मालिक जो उनके होते थे मजदूरों की, वो क्या करते, सही से मेहनताना नहीं देते थे, है ना। और मजदूरों को काम की जरूरत होती थी इसलिए वो सौदेबाजी भी नहीं कर सकती थी। परंतु अब बहुत कम मजदूरी पर ही वो क्या करते थे, काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। करा यह कानून किसके हित में थे, करा यह कानून सारे मजदूर, खास तौर कर खेत मजदूर, निर्माण मजदूर और फैक्ट्री मजदूरों और घरेलू नौकरों के आदि के रक्षा में थे। क्या तो इस तरह की कुछ बातें दी हुई है। चलिए आइए मेन मुद्दे की बात करते हैं। इस पे कानून बना देना ही काफी नहीं होता। मान लीजिए कोई कानून अगर बना दे तो क्या कानून बनाना सिर्फ है कि उसे सही तरह से संचालित करना भी जरूरी है ना। वही कह रहा है कानून बनाना काफी नहीं होता है, बल्कि सरकार को यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्या, रुकिए, चलिए अब बेहतर है, आपको भी अच्छे से दिख रहा है। पेन को पतला कर लिया जाए, ठीक। चलिए कह रहा है कि मतलब कि सरकार को भी यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना क्या है, बहुत जरूरी होता है। एक बात बताइए कि कोई वैसा कानून बना दिया, उसे लागू ही नहीं किया, धरातल पे फायदा है ना। वही कह रहा कि जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना भी क्या होता, महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए यहाँ पे भी वही कहानी दिखा कि एक क्या था, एक आपका कमजोर वर्ग था, एक कैसा वर्ग था, कमजोर वर्ग था। एक तरफ कौन था, ताकतवर लोग था। एक तरफ ताकतवर लोग था। कहिएगा ताकतवर लोग में कौन था साथियों, तो यहाँ पे कौन था बताइएगा।
यहाँ पे थे क्या, ठेकेदार, कंपनी के मालिक और जमींदार, और कौन, व्यापारी, है ना। ये सब क्या थे, ताकतवर थे। इसमें कमजोर वर्ग में कौन आ रहे हैं, तो मजदूर हो गए। अबे मजदूर हो गए। उसके बाद छोटे किसान हो गए। ये सब क्या हो गए, ये कमजोर वर्ग के लोग हो गए, है ना। तो इस तरह की हालतें थी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। करें यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार को कार्यस्थलों पर नियमित निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे क्या देना चाहिए, सजा देना चाहिए। अगर मजदूर या गरीब या शक्तिहीन आमदनी गंवाने या बदले में कार्रवाई के डर से काम कम वेतन पर भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके साथ एक समस्या है, अगर काम नहीं करेगा तो दूसरा आदमी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी हुई है, गरीबी है। तो इस कारण से कह रहा मालिक भी इस बात का क्या करता, अच्छी तरह से समझते हैं कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते ताकि मजदूर को कम पैसा में काम कराया जा सके। क्योंकि देखिए यहाँ सस्ता में मिलने के पीछे रीजन ये है, उसको लगता है ये ना आएगा दूसरा काम करने के लिए तैयार है। तो ये सभी बहुत बड़ी मजबूरी है। कह रहा है ऐसी सूरत में यह बहुत जरूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जाना चाहिए। कह रहा इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है। मान लीजिए वैसा कानून रहना चाहिए जो ये सारे गतिविधियों को क्या कर सके, नियंत्रित कर सके, है ना। कह रहा ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके और इनमें से बहुत सारे कानूनों को जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति का अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम कराने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है ना। कह रहा संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में नहीं रखा जाएगा। और ये पार्ट किसका है, मौलिक अधिकार के आर्टिकल 24 का आपका पार्ट है ना। कह रहा व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं, ये सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, हम लोग इस अध्याय में ऐसे कुछ सवालों का पड़ताल भी करने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए, कह रहा 2011 के जनगणना के मुताबिक क्या हुआ है कि भारत में 5 से 14 वर्ष की उम्र के 40 लाख से ज्यादा बच्चा विभिन्न व्यवसाय में क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। कहीं गरीबी है ना। इस और कह रहा इनमें बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसाय में है। 2016 में संसद में क्या हुआ, बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसाय तथा किशोरों जो 14 से 18 है उससे जोखिमकारी व्यवसाय में प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। अब कहिएगा क्या सर, देखिए कुछ ऐसे खतरनाक टाइप का काम है उसमें 14 से, देखिए एक तो 0 से 14 साल के जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उसको तो काम करवाना मना है, लेकिन जो किशोर है जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं वो क्या हो सकता, जोखिम काम उससे नहीं करवाया जा सकता है ना। उसके बाद आगे कह रहा है कि क्या किशोरों के नियोजन को अब यह संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। 2017 में ऑनलाइन पोर्टल पर इस पे डाल रखा है, इस प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर का क्या हुआ है, ये पेंसिल का आपका फुल फॉर्म है क्या, ये देखिए ये जो पेंसिल है आपका ना, इसका ये फुल फॉर्म है क्या है, प्लेटफॉर्म इफेक्टिव इंफॉर्मेटिव फॉर नो चाइल्ड ट्रैकिंग, नो चाइल्ड लेबर, है ना, नो चाइल्ड लेबर, ये इसका प्रारंभ हुआ है ना। अब इस पोर्टल का खासियत क्या है, इसका काम क्या है, कह रहा यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने और चाइल्ड ट्रैकिंग, है ना, तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना और
के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए ये पोर्टल को लॉन्च किया है। आप जानते हैं साथियों, इसके लिए कैलाश सत्यार्थी भी बहुत दिनों से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, है ना। कैलाश सत्यार्थी भी बहुत दिनों से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, है ना। इसके चलते उन्हें याद है 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। 2014 में नोबेल प्राइज मिला था इनको, इसको कैलाश सत्यार्थी को। एक लड़की थी इसके साथ में मिला था, वो लड़की थी कहाँ की, पाकिस्तान की लड़की थी। देखिए यही है भोपाल गैस ट्रेजेडी, देखिए कितने खतरनाक था कि करा ये 24 साल पहले की घटना है, जो सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी का ये क्या है, भोपाल यूनियन कार्बाइड है और अमेरिकी कंपनी का, ये अमेरिका का कंपनी था, बतेबे किए थे आपको, करा जिसमें कीटनाशक बनाए जाते हैं। और 2 दिसंबर को रात 2 बजे, है ना, ये यूनियन कार्बाइड संयंत्र में क्या हुआ, कौन सा गैस, देखिए यहाँ पे दिया हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस, इसी का रिसाव हुआ था। और इसने से क्या हुआ था, बेहद जहरीली गैस होती थी ये, लेकिन इसमें क्या था, गंध नहीं होने के कारण क्या हुआ था, देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग का हाल देखिए क्या था। कह रहा इस दुर्घटना के चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान तकरीबन 12-12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज सुनाई दी, है कहती है। कह रहे कमरे में हल्की रोशनी थी, मैंने देखा कि पूरा कमरा सफेद धुओं से क्या है, भरा हुआ था, है ना। सोचिए, कह रहा है कि मुझे लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई दी, सब कह रहे थे कि भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी और लगता था कि जैसे मैं आग में सांस ले रही हूं, है ना। और आंख क्या हुआ, बुरी तरीके से जलने लगा था, मतलब आंख में जलन सी हो रही थी, है ना। अब देखिए कह रहा है 3 दिन के भीतर 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग गंभीर रूप से क्या हो चुके थे, प्रभावित थे इससे। देखिए किस तरह से लोगों को जलाया जा रहा था साथियों, यही है वो दृश्य, भयावह दृश्य। देखिए यहाँ पे किस तरह से लोगों को जलाया जा रहा था, है ना। ये सामूहिक अंतिम संस्कार हुआ था 8,000 लोग का। सोचिए ये सरकारी आंकड़ा है 8,000, और आप सोच सकते हैं जिस समय ये कंपनी को सपोर्ट करने वाली जो सरकारें थी उसको भगाने में भी कामयाब रहा था। और सोचिए ये इनका आंकड़ा है, ये कितना आपका, सिर्फ कितना 8,000, और इसमें कहीं बहुत ज्यादा लोग मरे, है ना। कह रहा जहरीली गैस के संपर्क में आने से गरीब कामकाजी परिवार के लोग थे, है ना, उनमें से 5,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते हैं। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से सारे लोग गंभीर श्वास विकारों और आंख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित है। बच्चों में अजीबो गरीब क्या हो गई, विकृतियां पैदा हो रही है, मतलब इनके जो अगले जनरेशन है वो भी जनरेशन थोड़ा सा क्या हुआ, प्रभावित रहा इससे। सोचिए ऐसी ये घटना थी। कह रहा गैस बुरी तरह से प्रभावित, गैस में से बुरी तरह से प्रभावित बच्चा, यहाँ देखिए दिखाया है आपको, ये बच्चा देखिए किस तरीके से इससे प्रभावित है ना। कह रहा है यह तबाही एक दुर्घटना नहीं थी, देखिए क्या कह रहा है कि यह तबाही एक दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा के उपाय को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। मतलब देखिए यही हमने बताया था, वर्जीनिया की जो कंपनी थी इसी का अपना कंपनी, वहां सारी सुरक्षा का व्यवस्था किया था, लेकिन यहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था, है ना। करा है कि 2 दिसंबर को त्रासदी बहुत पहले भी कारखाने में गैस रिसाव हो चुका था। इन घटना को मजदूरों से मौत भी हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारे घायल भी हुए थे, लेकिन कंपनी वालों ने क्या किया, नजरअंदाज किया था, क्योंकि इसमें सरकार उतने एक्शन नहीं ले रहे थे, है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया है, ये आंदोलन कर रहा था यूनियन कार्बाइड कर्मचारी यूनियन जो था, ये लोग आंदोलन कर रहा है भाई। अब आंदोलन भी करके क्या करते, वो तो भाग चुका था उस टाइम में। कह रहा सबूतों को पूरी तरीके से सबूतों से पूरी तरह साफ था कि ये महाविनाश के लिए कार्बाइड कंपनी, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू में हुई कानूनी लड़ाई और पीड़ितों की ओर से सरकार के यूनियन कार्बाइड के खिलाफ क्या हुआ, दीवानी मुकदमा दायर किया गया 1985 में। और इसमें सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, किससे, कंपनी से। और 1989 में $47 करोड़ के मुआवजे पर वो अपनी सहमति दे दी। और इस त्रासदी में जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी
इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया, है ना। ये सिचुएशन थी उस टाइम का। कह रहा गैस राहत मंत्री से बात करते हुए गैस पीड़ित, है ना, कह रहा है यूनियन कार्बाइड कारखाना के बंद कर दिया गया और भारी मात्रा में विषैले रसायन को छोड़ दिए, वहीं छोड़ दिए। अब देखिए वहां जब छोड़ेगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे रिस रिस कर वो जमीन में जाएगा। तो वहां जितने आसपास का देखिए कह रहा है जिससे वहां की पानी क्या हो रही थी, दूषित हो रही थी। कह रहा है यह संयंत्र डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई और जिम्मा उठाने के लिए तैयार नहीं था। यूनियन कार्बाइड के बिखरे हुए रसायनों में बोरे के बोरे बिखरे पड़े थे। देखिए किस तरह से गाय मवेशी वहां खड़े हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, लोग ने कैंडल मार्च भी किया था इंसाफ के लिए। कह रहा 24 साल बाद लोग न्याय के संघर्ष आज भी कर रहे हैं, है ना। वहां साफ वे पीने के साफ पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोग के लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं। और ये यूनियन कार्बाइड चेयरमैन एंडरसन था, उसको सजा दिलाने के लिए यहाँ पे ये कैंडल मार्च चलाया जा रहा था। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। कह रहा कि एक मजदूर की कीमत क्या होती है ना। कह रहा अगर आप भोपाल विनाश की वजहों को समझना चाहते हो तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही कारखाना क्यों खोला। पहली बात तो ये निकल के आती है ना, ये यहाँ को खोला क्योंकि विदेशी कंपनी ने भारत में आने के कारण यहाँ पे क्या है, सस्ता श्रम, मतलब सस्ता मजदूर मिलना। अगर कंपनियां अमेरिका या किसी अनविकसित और विकसित देश में अगर काम करे तो उन्हें क्या होगा, भारत जैसे गरीब देशों के मजदूर के मुकाबले वहां मजदूरों के लिए क्या होगा, ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत ने में न केवल कम कीमत पर काम करवा सकती है, बल्कि यहाँ के मजदूर ज्यादा घंटों तक काम, मतलब कि कम पैसा में ज्यादा देर काम भी करते हैं। यहाँ के मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीजें पर भी खर्च की ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कंपनियां को आवास दिलाने का कोई मतलब नहीं बनता है, झुग्गी झोपड़ी में ये लोग रह लेते हैं, ये स्थिति है। कह रहा है इस तरह से कंपनियां को यहाँ कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रही थी, है ना। और इस कारण से देखिए इस तरह से जो इनके लिए जो सेफ्टी के लिए दिया जाता है लेबरों को, ये सब वहां नहीं मिलता था, इसका भी पैसा इसको बचता था। कह रहा लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते थे। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा के उपायों को अक्सर अनदेखी की जाती थी, है ना। और यूनियन कार्बाइड के कारखाने भी एक सुरक्षा का उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी, है ना। यही रीजन था कि वहां पे क्या हो गया, गैस का रिसाव हुआ। कह रहा 1980 से 84 के बीच ये जो MIC संयंत्र है, मिक इसको कहा जाता है, इसे MIC संयंत्र को मिक संयंत्र भी कहा जाता है, कि कामगारों के दल की संख्या 12 थी, है ना। वहां जो यूनियन था लोग का, उसकी संख्या 12 थी, उससे घटकर कितना हो गई, 6 हो गई। कह रहा मजदूरों के लिए सुरक्षा का जो प्रशिक्षण दी जाती थी वो 6 महीने की से घटाकर कितना कर दिया, 15 दिन कर दिया, है ना। कह रहा कि मिक कारखाने के लिए रात के पाली में मजदूर भी जो मजदूर की पद थी उसको खत्म कर दिया, है ना, कि जो शिफ्टिंग सिस्टम था, है ना, डे में काम करने वाला अलग, नाइट में अलग, वो सब खत्म कर दिया। कह रहा यूनियन कार्बाइड, देखिए कह रहा है कि यूनियन कार्बाइड भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा की व्यवस्था में फर्क जानने के लिए यहाँ देखते, देखिए यहाँ पश्चिम वर्जीनिया जो कहाँ का है, शहर है अमेरिका का, यहाँ क्या लगा हुआ था, कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी की व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में ये गैस का रिसाव न केवल मजदूरों के लिए ये क्या था, अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था, क्योंकि लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था, ना उसको ट्रेनिंग दिया जाता, ना सुरक्षा के लिए कुछ बताया गया था, अंदाजे से चलाता था। अगर हम बात करें पश्चिमी वर्जीनिया के में खतरा का पैदा पर होने वाले लोगों के अगर पैदा होता भी है तो वहां सबसे पहले ये जो लगा हुआ है ये कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी जो वो लगा हुआ था वहां उपकरण, वो क्या करता था, पहले वो अलार्म बज जाता था उसका, है ना। अब इसमें कंपनी की जिम्मेदारी होती थी कि लोग को कहाँ ले जाना, सुरक्षित स्थान पे ले जाना, और भोपाल में कुछ ऐसा नहीं था, है ना, यहाँ का सिस्टम अलग था। कह रहा है अलग अलग देशों में के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों है, दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है। इस बात के जवाब में यह भारतीय मजदूर की मोल अभी भी क्या है, ज्यादा नहीं माना जाता है। एक मजदूर जाता है तो वो फौरन उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, दूसरे मजदूर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है,
गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी भी अच्छी खासी है ना, जिसके कारण मजदूर भी मिल जाते हैं। कह रहा है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने असुरक्षित स्थितियों में लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। और इस तरह से भोपाल गैस जो त्रासदी में इतने सालों बाद मालिकों को बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों और खदानों और कारखानों में दुर्घटना हर रोज आती रहती है ना, ये स्थिति है। मतलब ये प्रॉपर वहां की नहीं, आज भी आपको ये स्थिति देखने को मिलेगा जो हमने बताया था आपको कोविड-19 के दौरान देखने को मिला था। कह रहा कानून बनाने और लागू करने, यहाँ पे बातें हो रही है साथियों। देखिए सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन है ना, कह रहा कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए, है ना। सरकार को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा के मानकों की इस तरह से खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार को कमीशन मिल रहा था। इसी वजह से सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। कह रहा पहली बात तो भारत में सुरक्षा कानून क्या थे? ढीले थे। दूसरी कि उन कमजोर सुरक्षा कानूनों का ये ठीक से लागू भी नहीं कर रहे थे। एक तो कानून व्यवस्था कमजोर था, उसके बाद इसे लागू भी नहीं कर रहा था। कह रहा सरकारी अफसर इस कारखाने में खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने के तैयार नहीं थे, है ना। इस कारखाने के घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्हें कोई एतराज नहीं था। जो कि सोचिए कंपनी कभी भी इस तरह का लगाया जाता है तो वो वैसे जगह जहां आसपास में आबादी बहुत कम हो, घनी आबादी में भी लगा दिया था। कह जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पे उंगली उठाई कि 1978 में जो ये MIC उत्पादन जो होता है ये कार्बाइड कंपनी की स्थापना के सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, है ना, तो सरकार का कहना था, देखिए सरकार क्या इस पे जवाब देते हैं कि प्रदेश को क्या चाहिए, भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। इधर से मरते रहे फर्क नहीं पड़ता लेकिन रोजगार मिलते रहे। मतलब कभी कभी जानते हैं साथियों, अगर आप भी सुनते होंगे ना, कुछ कुछ ऐसा इंटरव्यू देगा ना, अपना ऐसा बात रखेगा ना, मन करेगा सामने रहता ना घूस मार के आते उसको, है ना, वैसा एकदम फील होता है। कह सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था, है ना। वह साफ सुथरी तकनीक से ज्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए और सरकार के निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। मतलब कि इसके यहाँ जो सिस्टम सुरक्षा मानक उतना ठीक भी नहीं था, फिर भी इसे क्या था, मंजूरी देते गया, है ना। कह रहा है कि जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब निरीक्षक के कान पर तब भी क्या हुआ, जूं तक नहीं रेंगी। सोचिए इतना बड़ा घटना पर भी चुपचाप बैठा पड़ा था, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वही कह रहा है कि कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था कि यह रवैये सही नहीं थी। लोग के हितों की रक्षा के वजह सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा कानूनों को क्या कर रही थी, नजरअंदाज कर रही थी। कह रहा है कि यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसाय नए नए कारखाने खोलते जा रहे थे, है तो मजदूर और अधिकारों की रक्षा करने के लिए सख्त कानून और उनके ज्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत और बढ़ गई है। ये क्या है, ये सरकार की भी भूमिका है, लेकिन सरकार इस चीज को ध्यान उतना नजरअंदाज करती है। ये आपने ट्रेवल एजेंसी के बारे में आपको बताए थे, क्या हुआ था कि यहाँ पे लोग को क्या कर रहे, इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही ने डिज्नीलैंड देखने और पेरिस की खरीदारी से क्या किया, वंचित रह गए थे, है ना। कह रहा तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को जिंदगी भर भी पीड़ा उठाना और नुकसान झेलना पड़ा, इसको मुआवजा क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ जो गए होंगे घूमने के लिए बड़े बड़े घर के व्यक्ति होंगे, ताकतवर व्यक्ति होंगे, ये कमजोर है, मजदूर है, कोई देखने वाला नहीं है, मर गया बेटा गरीब का, इसका क्या जा रहा है ना। अरे पर्यावरण के लिए रक्षा कानून, है ना, पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ कानून को देखते हैं।
पर 1984 में हमारे पास रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानून को लागू करने की व्यवस्था क्या थी, और भी कमजोर थी। और पर्यावरण को एक मुक्त चीज माना जाता था कि जितना मर्जी उपयोग कर लो, है ना। अगर किसी भी उद्योग को हवा, पानी और प्रदूषण छोड़ने के लिए खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियां हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो। पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा किया जा रहा था। सोचिए कि लोग कितना दोहन किया था। और सोचिए कि तो आज आज इतना ज्यादा इस पे कानून को नजर रखते हुए, सब ये मानक को फिक्स करते हुए आज भी आप देखिएगा पॉल्यूशन का लेवल एक अलग लेवल पे है। ये कहीं ना कहीं आने वाले पीढ़ी के लिए खतरा भी है ना। उस टाइम में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, आओ फैक्ट्री लगाओ, जितना मर्जी उतना पॉल्यूशन फैलाओ। कह रहा ढीले सुरक्षा और मानकों न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि इससे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका के में यही कंपनी की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी, वहां जो जिम्मेदारी था वो करना पड़ता था, है ना। भोपाल गैस त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में लाके खड़ा कर दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने के निचली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे, जो इस कारखाने से किसी भी तरह से नहीं जुड़े थे। इससे लोगों का एहसास हुआ कि मौजूदा पर्यावरण कानून चाहे कितने भी कमजोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया जो औद्योगिक दुर्घटना के कारण घायल होते हैं। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए मजदूर जो उसमें, मजदूर के लिए तो है, मजदूर को समस्याएं आई, लेकिन आसपास के लोग को जो वो पॉल्यूशन में सांस लेके जीना पड़ता, उसके लिए क्या, है ना। उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिस पे ध्यान नहीं दिया गया। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी ने भारत सरकार के पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए और पर्यावरण के नुकसान से बचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले को ही क्या किया, जिम्मेदार माना, है ना। इसके पीछे की समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण की अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है। भाई अभी हम जिस जनरेशन में है, इसके बाद क्या होगा, अगला जनरेशन, तो उसका भी तो हक बनता है कि हमारे लिए भी कुछ छोड़ के जो यार तुम ही लोग पूरा एकदम खर्चा कर रहे हो, क्योंकि आज हम लोग इसका ज्यादा दोहन करेंगे, पिछला पीढ़ी गरियाएगा हम लोग, है ना। तो हम लोग का भी ये फर्ज बनता है कि इस लिमिट में इसका दोहन किया जाए कि अगले पीढ़ी के लिए भी छोड़ के जाया जाए, है ना। जरा उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए महत्वपूर्ण फैसले दिए। किसमें, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदूषण मुक्त हवा, पानी का क्या है, अधिकार भी शामिल है ना। कह रहा यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए, नदियों को साफ रखने के लिए रखने और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने और कानून की प्रक्रियाओं के द्वारा तय करेंगे। लेकिन आज भी आपको ये सब देखने को मिलता होगा। देखिए, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कितना नंबर है, गोल नंबर 9 है। जन सुविधाओं में पर्यावरण, हाल के वर्षों में क्या हुआ देखते हैं। कह रहा है कि हाल के वर्षों में उच्च न्यायालय ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कड़े आदेश दिए हैं। कई आदेश से लोगों की रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ा है। कह रहा मिसाल के तौर पे अदालत ने आदेश दिया है कि दिल्ली की रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, या उन्हें शहर के बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें कई कारखाने तो आसपास के वातावरण को क्या कर रहा, प्रदूषित कर रहा है। इससे क्या हो रही, गंदगी से यमुना नदी, आज भी आप साथियों यमुना नदी में जाके देखिए, एकदम एकदम काला काला। आप देखते होंगे छठ के समय में जो कुछ मीडिया वाला दिखाता है, एकदम जो उससे जो झाग निकलता है ना, वो कंपनी का ही अवशिष्ट जाके उसमें मिलता है। वो पानी एकदम गंदा हो चुका है, एकदम गंदा। फिर भी लोग मजबूर है, क्या करेगा, है ना। कह रहा है इन कारखानों के नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा है, मतलब जो एक रूल रेगुलेशन है उसको नहीं ये फॉलो करता है, इसी कारण से इतना पॉल्यूशन। कह रहा अदालत ने कार्रवाई से एक समस्या का हल तो हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई, है ना, कि कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार क्या हो गए, खत्म हो गए, और बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा, है ना, जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या
इन नए इलाकों में पैदा हो रही। सोचिए यहाँ से अगर एक जगह से हम दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वहां भी क्या होगी, पॉल्यूशन की क्या होगी, समस्याएं आएगी, है ना। तो कह रहा है ये इलाके प्रदूषित होने लगे और मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा भी वैसा का वैसा ही है। कह रहा भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताजा अनुसंधानों से यह बात सामने आ गई कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन अक्सर गरीबों का पीड़ा पर ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए उनमें बहुतों को यह समझ में आता है कि शहर में को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री को शहर से क्या करना चाहिए, बाहर ले जाना चाहिए। लेकिन यह समझ नहीं आता है कि इस बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी के खतरे में भी तो पड़ सकता है साथियों। मान लीजिएगा अगर कहीं से फैक्ट्रियां चली जाती है दूसरी जगह, तो क्या यहाँ के लोगों की रोजी रोटी छीनी जाएगी कि नहीं जाएगी। जहां एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही, वही दूसरी तरफ सुरक्षा, मजदूरों की सुरक्षा से लोग ज्यादा चिंता नहीं जता रहे। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है कि स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी लोग को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि कारखाने में ज्यादा स्वच्छ तकनीक और प्रक्रियाओं को अपनाने पर क्या दे, जोर दे, है ना। इसके लिए सरकार भी क्या करेंगे, आगे आएंगे और कारखाने को प्रोत्साहन और मदद दे, है ना। जिसमें वो क्या करते हो, अगर वो प्रदूषण फैलाता तो उस पर जुर्माना लगाया जाए, है ना। और इस तरह मजदूरों की रोजगार भी बच जाएंगे और समुदाय के मजदूरों को भी सुरक्षित पर्यावरण भी मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं आज भी आप देखेंगे, ये सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 में फैसला दिया था। क्या देता है, 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस धन का इस्तेमाल करे। आज भी आप जाइएगा सर, हर बड़े बड़े शहरों में तो आपको ये दिखेगा कि आपको सीएनजी पे गाड़ी चलती है। हाल ही में आपने देखा था कि क्या हुआ था कि जितने भी पुरानी कंपनी की गाड़ी थी, शायद पेट्रोल वाली भी गाड़ी थी, हाँ पेट्रोल वाली भी गाड़ी थी, का एक मानक रखा था जो 2014 या शायद 16 से पहले का जितने भी मॉडल था दिल्ली में, तो क्या किया गया था, बैन कर दिया गया था, उसे पेट्रोल भी देने से मना कर दिया गया था। ये आदेश दिया था दिल्ली सरकार के द्वारा। और सोच के देखिए कि एक मतलब 3 से 4 करोड़ की गाड़ी, 3 से 4 करोड़ की गाड़ी बिका था मात्र कितना में, 10 लाख भी बहुत हो गया, 6 लाख 7 लाख में बेचा था। मतलब कंपनी जो लोग बेच रहे थे ना, 6 से 7 लाख में बेचे थे। जब लोग बेच रहे थे ना साथियों, तो आंख से आंसू आ रहा था, क्योंकि वो मेहनत की कमाई से खरीदा था, है ना। वो एकदम लग्जरी गाड़ी सब था, महंगा महंगा गाड़ी बेचा था, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, और उसके बाद आपका ऑडी कंपनी का था, उसके बाद इसका था क्या कहते हैं, रेंज रोवर कंपनी का था, फेरारी था, बहुत सारे अलग अलग कंपनी का था। उसमें क्या कि इसको आदेश भी था कि अगर इतने दिन के अंदर ये गाड़ी नहीं हटाया जाता है यहाँ से शहर से, तो उसको क्या किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो इसीलिए बेचारे बेच रहे थे, एकदम कौड़ी के भाव में बेचा था उस गाड़ी, है ना। तो ये आदेश दिया था, करा इन प्रयासों से क्या होगा, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में काफी गिरावट आएगी। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक ताजा रिपोर्ट ने यह कहा है कि हवा में निकलने वाली विषैले के स्तर काफी ऊंचा हो गया है, और ये विषैले पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली गाड़ी और बसों के कारण पैदा होती है। देखिए बंद कारखाने के बाहर जो आपको मजदूर परेशान दिख रहा है, तो यहाँ शहर से जो दूसरी जगह शिफ्ट किया था, कारण इसका रोजगार भी छीना जा रहा है ना। देखिए कह रहा विकसित देश में विषैले गैस और खतरनाक उद्योग को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं, ताकि इन देशों में कमजोर कानूनों का क्या हो सके, फायदा उठाया जा सके।
चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए विकासशील देश में इसलिए ले जा रहा है क्योंकि उसके यहाँ मानक उतने ये सिस्टम नहीं है। कह रहा है कि अब इससे क्या होगा, कह रहा है कि ताकि इन देशों में कमजोर कानूनों का फायदा उठाया जा सके और अपने देश को साफ सुथरा रख सके। और दक्षिण एशियाई देश खासकर देखिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसमें कीटनाशक, एस्बेस्टस बनाने वाली या जस्ते व शीशे बनाने के संसाधित कारखाने बड़े पैमाने पर यहाँ देखने को मिल रहा है। कह रहा निष्कर्ष अब देखते, कह रहा चाहे बाजार है ना, बातें कर रही है कि चाहे बाजार हो या दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, है ना, बहुत सारी स्थितियों में लोग गलत तौर तरीके से बचाने के लिए क्या होते हैं, इस तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून भी जरूरी होते हैं। कह रहा निजी कंपनी और ठेकेदार व्यवसायी ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं ना। कह रहा उदाहरण के तौर पे मजदूर को कम मेहनताना देते हैं और बच्चों से काम करवाते हैं, है ना, और काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते हैं और पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते हैं और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। कह रहा सरकार की एक अहम जिम्मेदारी भी यह भी बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए क्या करें, कानून बनाए। ये किसकी जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है। क्लियर है। चलिए कह रहा अगर कानून कमजोर हो और उनको सही ढंग से लागू न किया जाए तो इसका भारी नुकसान हो सकता है। जैसे आपने देखा क्या, भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको दिखा था। फिर है कि इस दिशा में सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है और आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि पर्यावरण एक विषय है जहां लोग के जनहित के लिए दबाव, और न्यायालय ने भी स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना। तो कह रहा है इसके लिए जीवन का अभिन्न अंग है और इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया कि लोगों के इस बात के लिए क्या करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, है ना, और स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले और इसी तरह मजदूर अधिकार यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार भी मजदूर को भी मिले, है ना। कह रहा है इस क्षेत्र में अभी भी हालत क्या है, काफी खराब है और लोग को इस बात के लिए क्या करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए ताकि जीवन के अधिकार मिल सके। ये था साथियों इसका निष्कर्ष। अब हमें उम्मीद है कि इसका होता है द एंड और हम लोग अब इससे निकल चुके हैं क्लास 8 से और मिलते हैं आपसे क्लास 9 के अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।